हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज पे। जैसा कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में देखते हैं कि अरबों और तुर्कों का भारत पे आक्रमण होता है। वहीं हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा अरबों का मोहम्मद बिन कासिम द्वारा प्रथम आक्रमण 1712 ईस्वी में होता है, जो कि सिंध पर होता है। उस समय सिंध का राजा दाहिर होता है और वह विजय होता है। वही दोस्तों आप लोगों को हमने रिवीजन कोर्स में पढ़ाया है कि भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण विदेशियों का आक्रमण 512 ईस्वी में 12 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 512 ईसा पूर्व में फारसियों द्वारा यानी कि अब के ईरानियों द्वारा, जो कि दारा या डेरियस से कहलाता है, उसने आक्रमण किया था। वहीं यूनानियों द्वारा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा किया जाता है। और वहीं अब अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा होता है। अब देखते हैं 932 ईस्वी में अल्पतकीन जो कि गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है और वह एक तुर्क होता है। उसके अल्पतकीन के गुलाम या दामाद सुबक्तगीन होते हैं, जिनका पुत्र महमूद गजनी होता है, जो कि भारत पे आक्रमण करता है। महमूद गजनी जो कि 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में शासक बनता है, गजनी का शासक बनता है। मोहम्मद गजनी भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। महमूद गजनी जो कि 1027 ईस्वी तक भारत पे 17 बार आक्रमण करता है, उसे महमूद गजनी के मूर्ति भंजक भी कहते हैं, क्योंकि महमूद गजनी भारत में आके मूर्तियों को भी तोड़ता है। वहीं महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में होता है। वहीं 1001 ईस्वी में जयपाल के साथ युद्ध होता है, जिसमें जयपाल को पराजित कर देता है। वहीं 1008 ईस्वी में नगरकोट पे हमला करता है और वहां पे नगरकोट में बहुत से मंदिरों को वह तोड़ देता है। वहीं महमूद गजनी का सबसे पॉपुलर जो कि आक्रमण होता है वह 1025 ईस्वी में होता है सोमनाथ मंदिर के खिलाफ, और वहां से सोमनाथ मंदिर को वह तोड़ भी देता है और वहां से बहुत मात्रा में धन दौलत ले जाता है। वहीं देखते हैं 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को वह लूटता है। करीब 20 लाख दिनार मूल्य का उसे रकम वहां मिलता है। वहीं सोमनाथ मंदिर से लूटे खजानों को जब वह ले जाता है अपने देश, तो जाटों के द्वारा रास्ते में उस पर आक्रमण किया जाता है, जिससे महमूद गजनी गुस्सा होता है और जाटों के खिलाफ भी 1027 ईस्वी पर आक्रमण करता है जाटों पे। महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था, वहीं फिरदौसी उसके दरबार में थे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मोहम्मद गोरी, जो कि इसने भी भारत पे आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी जो कि गौर का शासक था, इसका फर्स्ट आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे होता है। वहीं उसका सेकंड आक्रमण 1178 में पाटन, मानी आज के पाटन जो कि गुजरात में होता है, जो भीम टू के विरुद्ध होता है, जिसमें भीम टू विजय होते हैं। और मोहम्मद गोरी देखता है कि भीम टू से पराजित होने के बाद देखता है कि इधर से मेरा काम अब नहीं बनेगा, इसलिए वह गुजरात सौराष्ट्र के रास्ते को छोड़कर पंजाब के रास्ते को पकड़ता है और पंजाब को विजय करता है। वहीं गोरी का सबसे पॉपुलर युद्ध है तराइन का युद्ध होता है और चंदाौर का युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध है जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। वहीं 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को मार भी डालता है। वहीं 1194 ईस्वी में चंदाौर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद को पराजित करता है और भारत पे एक तरह से गोरी भारत को जीत जाता है। वहीं आप देखते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध जो कि 1192 में होता है और चंदाौर का युद्ध जो कि 1194 में होता है। और देखते हैं कि गोरी यहाँ से जितने भी भारत में विजय क्षेत्र हो, वह अपने गुलामों को, क्योंकि उसका अपना पुत्र या वंश नहीं था, इसलिए अपने गुलामों को दे देता है, जो कि भारत पे
भारत का क्षेत्र जो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। वहीं मोहम्मद गोरी के 1206 में मृत्यु के बाद भारत का क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। वहीं सिंध पे कुबाचा का अधिकार होता है और अफगानिस्तान पे यलदोज के हवाले हो जाता है। यानी 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद उसके जितने भी गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यलदोज, तीनों मिलकर उनके तीनों विजय क्षेत्रों को आपस में बांट लेते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछता है कि मोहम्मद गोरी के क्षेत्रों को अफगानिस्तान, जैसे कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर किसका राज हुआ? तो यलदोज का। और हम देखते हैं मोहम्मद गोरी जो कि भारत में गुलाम वंश का नींव डालता है, जिसमें आते हैं सल्तनत काल जो कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। जबकि सल्तनत काल का शुरू 1206 ईस्वी में होता है और 1506 ईस्वी में बाबर के द्वारा विजय के बाद मुगल वंश की नींव पड़ता है। तो सल्तनत काल में आते हैं गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में किया जाता है। वहीं खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन यह भी पूछता है कि सल्तनत काल में कितने वंश हुए? तो कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। 1, 1, 2, 3, 4 और 5 वंश हुए। आप लोग याद रखिएगा कि सल्तनत काल में कितने वंश हुए? 5 वंश हुए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। वहीं इनका शासनकाल भी था। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 था। वहीं खिलजी वंश 1290 से 1320। वहीं तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी में। वहीं सैयद वंश 1414 ईस्वी 1451 ईस्वी में। वहीं लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी में। और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की हत्या युद्ध में पराजित कर बाबर, यानी कि प्रथम पानीपत युद्ध 1526 में युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना करते हैं। अब हम देखते हैं गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में किया जाता है। एक बात और दोस्तों, कि गौरी के जो सिक्के थे, मोहम्मद गोरी के द्वारा जो सिक्के थे, वो उस पे देवनागरी लिपि लिखे हुए थे। वहीं लक्ष्मी का मूर्ति भी, लक्ष्मी भगवान, जिसे लक्ष्मी भगवान कहते हैं, लक्ष्मी भगवान का मूर्ति भी होता है, जिसे दिल्ली में देहलीवाल के नाम से जाना जाता है। वहीं एक तरफ पे शिव, नंदी और देवनागरी लिपि में लिखा हुआ में पृथ्वीराज चौहान लिखा होता है। वहीं सिक्के के दूसरे तरफ में घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम होता है। इससे पता चलता है कि मोहम्मद गोरी का सिक्का जो था वह पृथ्वीराज चौहान द्वारा चलाया गया था, जो बाद में उसने अपने 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। तो हम देखते हैं गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का उपनाम से जाना जाता है। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुछ बहुत निर्माण किए गए वस्तुओं को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बच्चों अजमेर में है। वहीं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। वहीं कुतुब मीनार का निर्माण किया जाता है। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार का नींव जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक डालता है बनाने के, लेकिन वो 1210 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसका कुतुब मीनार का निर्माण पूरा उसके दामाद या गुलाम इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा उस समय कुतुब मीनार की ऊंचाई 225 फीट थी। वहीं वह 4 मंजिल का था, लेकिन बरज यानी कि बिजली गिरने के बाद उसका ऊपरी मंजिल जो कि बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो चुका था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर से उसका निर्माण किया गया और 4 मंजिल के बदला में 5 तल
जो कि अभी वर्तमान में 5 तल बना दिए गए और उसकी हाइट जो कि 234 फीट हो गई। वहीं फिरोजशाह तुगलक ने लाल बलुआ सा पत्थर के जगह पे संगमरमर का प्रयोग किया। वहीं कुतुब मीनार पे और व्यस्क शैली में कुरान की आयत भी लिखा हुआ है। वहीं आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि कुतुब मीनार दिल्ली के परिसर में ही लौह स्तंभ भी वहां पे है, जो कि इतने पुराना लौह के बारे में बहुत जानकार है। अभी लोग देखते हैं उसको कि आज इतना पुराना लौह स्तंभ होने के बाद उसमें जंग क्यों नहीं लग रहा है, वह एक है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा कर दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम सा दिल्ली की गद्दी बैठता है, लेकिन वह योग्य शासक न होने के कारण इल्तुतमिश के द्वारा हटा दिया जाता है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या उसे दामाद कहें इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है। वह अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाता है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को लाहौर स्थापित करता है। वहीं इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाता है। इल्तुतमिश जो कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत करता है। वहीं तुर्कान ए चिहलगामी का निर्माण करता है। तुर्कान ए चिहलगामी में 40 गुलाम तुर्क सरदारों का एक संगठन होता था। उसे तुर्कान ए चिहलगामी के नाम जाना जाता था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। वहीं इल्तुतमिश को आप लोग जानते होंगे कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और वहीं इल्तुतमिश का गुलाम बलबन भी होता है। इसलिए सल्तनत काल में गुलाम वंश में 3 ही गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। वहीं इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो कि शासक बनती है, यानी कि पहली महिला शासिका बनती है, जो कि प्रदा प्रथा को त्याग कर वह पुरुषों की तरह राज दरबार में बैठते थे। रजिया सुल्तान ने मलिक याकूत को अमीर आखुर यानी कि घोड़ों का सरदार बनाता है, जिससे तुर्कवासी गुस्सा हो जाते हैं उसे, क्योंकि यह गैर तुर्क था। मलिक याकूत गैर तुर्क था, इसलिए गुस्सा होकर उसे रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने की कोशिश करते हैं, हटा भी देते हैं। रजिया सुल्तान अपनी शादी अल्तुनिया से करता है और वहीं रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल के पास डाकुओं द्वारा कर दिया जाता है। और हम देखते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद 1-2 और शासक बने, लेकिन वो आपके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसी के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि बलबन के द्वारा नसरुद्दीन मोहम्मद को शासक बनाया जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद टोपी सीकर अपना गुजारा भत्ता करता है। वहीं बलबन अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करा देता है और सारा राजकाज बलबन के हाथों होता है। वहीं बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। बलबन ने सबसे पहले इल्तुतमिश द्वारा बनाए तुर्कान ए चिहलगामी को समाप्त करता है। वहीं बलबन के समय में दिल्ली पर मंगोलों को आक्रमण होता है, जिससे बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाता है। वहीं बलबन श्रीनगर की स्थापना भी करता है। बलबन जो है सिजदा और पैबोस प्रथा दरबार में लागू करता है। वहीं नौरोज, जो कि फारसी एक पर्व होता है, फारसी लोगों का पर्व होता है, नौरोज पर्व का भी शुरू करता है बलबन, जो कि अपने विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति का आनंद करता है, यानी कि जो भी हमारे विरोधी होंगे उसे लौह और रक्त की नीति से सुलझाएंगे। यानी लौह मतलब रक्त, लौह तलवार और रक्त
की नीति से लगाएंगे। वहीं बलबन को उलुग खां के नाम से नसरुद्दीन मोहम्मद ने उन्हें उपाधि दिया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने उन्हें उलुग खां को उपाधि दिया था। वहीं बलबन के दरबार में पारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। वहीं गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। वहीं गुलाम वंश के अंतिम शासक को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा मारकर खिलजी वंश की स्थापना की जाता है। खिलजी वंश का स्थापना 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा किया जाता है। वहीं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार देता है और खुद शासक बनता है। अलाउद्दीन खिलजी को अली बचपन का नाम अलिया गुशब भी था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी सैन्य प्रशासन में बहुत ही नया फेरबदल करता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही पहला शासक था जो अस्थायी सेना और नगद वेतन की शुरुआत किया था और घोड़ा दागने की प्रथा भी स्टार्ट किया था, यानी घोड़ा की पहचान के लिए। वहीं सैनिकों के वेशभूषा लिखने का ही प्रचलन उसने किया था, यानी नगद वेतन, अस्थायी सेना, घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने का व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन बनेंगे कि लाल बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वहीं 2.5 का झोपड़ा किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब उल मिसाह मस्जिद किसने बनाया? दिल्ली में बना है। कुतुब मीनार किसने बनाया? तो उसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक डालता है, लेकिन उसे पूरा इल्तुतमिश कराता है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। आइए हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरुआत की। वहीं अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक काफूर को भेजता है और दक्षिण भारत विजय अभियान को सफल करता है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया और सीरी का किला निर्माण किया गया। अलाई दरवाजा जो कि मुस्लिम वास्तुकला का बेहतरीन रत्न माना जाता है, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक ढंग से मेहराब और गुंबद का उपयोग किया गया था अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार परिसर में ही अवस्थित है। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन कर चराई कर शुरू किया, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। वहीं गढ़ी कर जो कि घरों और झोपड़ी बनाने पे भी लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान में रायकरण को गुजरात के शासक रायकरण बघेल को हराकर उनकी पत्नी कमला देवी के साथ शादी करता है और मलिका ए जहां की उपाधि देता है। वहीं 1300 ईस्वी में रणथंभौर के हमीरदेव को पराजित करता है। रणथंभौर से हमें सर्वप्रथम जौहर व्रत की साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। जौहर व्रत यानी कि पति के मरने के बाद पत्नियां आग में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं। वहीं चित्तौर आक्रमण में 1303 में करता है, जिसमें चित्तौर शासक रतन सेन को पराजित करता है। आप लोग फिल्म देख चुके हो पद्मावती, जिसमें रतन सेन पे अलाउद्दीन खिलजी चढ़ाई करता है, क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी उसके लिए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होता है। उसी पे एक कहानी बनाया गया था पद्मावती, जिसके लेखक जैसी हैं। अलाउद्दीन खिलजी शराबबंदी करता है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी गुप्तचर विभाग की स्थापना करता है, जिसमें एक बरीद नाम का अधिकारी होता है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बाजार नियंत्रण व्यवस्था का अधिकारी दीवान रियासत होता है। वहीं अनाज मंडी जिसमें अनाजों का मंडी होता था, उसमें वह सहना ए मंडी कहलाता था, जिसके अधिकारी बाजार अधीक्षक होते थे। वहीं कपड़ा बाजार को सराय ए अदल कहा जाता था। वहीं भूमि की माप के लिए मसाहत प्रणाली सर्वप्रथम भूमि की माप अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, जो मसाहत प्रणाली से किया गया था, यानी कि भूमि की माप के अनुसार कर लिया जाता था। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब अधिकारी जो कि सेंसर का काम करता था, वहीं नाजिर नाप तौल अधिकारी होता था। वहीं बरीद अधिकारी जो कि बाजार में घूमकर
वहीं बरीद जो बाजार में घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जो कि बाजार नियंत्रण के लिए या फिर वहीं अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में शासक बनता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में बोला जाता है कि वह नग्न स्त्री पुरुषों का संगत उसे पसंद था। वहीं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो कि अपने दरबार में स्त्रियों का कपड़ा पहनकर भी चलाता था या नग्न होकर भी अपने दरबार में दौड़ता था वर्णी के अनुसार। वहीं खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था और खुसरो खां को मारकर उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की जाता है। जो हेलो दोस्तों, अब हमने पढ़ा अभी खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक है खुसरो खां को गयासुद्दीन तुगलक पराजित कर तुगलक वंश की स्थापना करता है। वही तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक चला। गयासुद्दीन तुगलक जिसने गाजी मलिक का उपाधि धारण किया। गयासुद्दीन तुगलक जो कि कुओं और नहरों का निर्माण किया। सर्वप्रथम ऐसा शासक था गयासुद्दीन तुगलक जिसने नहरों का निर्माण किया। वहीं तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया जो कि दिल्ली के बगल में है, दिल्ली के पास में तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया। उसी में उसने एक 56 कोट दुर्ग की भी स्थापना किया। वहीं गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान करके लौट रहा था तो उसके पुत्र जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में उसका द्वार गिर जाने से उस पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जिसे जूना खां या उल्लुक खां भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसा हुआ थे मोहम्मद बिन तुगलक महत्वाकांक्षी शासक था। वह यहाँ तक कि वह दक्षिण विजय करने की भी चाहत रखता था और दक्षिण राज्यों को विजय करने के लिए वह अपने आप को अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद स्थानांतरण करता है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक एक कृषि के लिए अमीर कोई विभाग की स्थापना करता है। कृषि उत्थान के लिए अमीर कोई विभाग की स्थापना करता है। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करता है ताकि वह दक्षिण के राज्यों को विजित कर सके। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता था जिसे जो कांसा या तांबा का बना होता था। सांकेतिक मुद्रा का वैल्यू जो कि चांदी के तंका के बराबर होता था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही मोरक्को वासो इब्न बतूता उसके राज्य में आता है, दिल्ली पहुंचता है 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक उससे प्रभावित होकर दिल्ली का काजी बना देता है। वहीं इब्न बतूता का उसका अपना पुस्तक लिखा हुआ रहला जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाज के बारे में बताता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अपने सल्तनत काल या मध्यकालीन राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। वहीं जीन प्रभु सूरी को मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में बुलाकर उसे मान सम्मान देता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं फिरोज तुगलक राज्याभिषेक ठट्टा में होता है। ठट्टा जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सिंध विजय के लिए जाता है, वहीं ठट्टा के बगल में उसकी मृत्यु हो जाता है। वहीं पे ठट्टा में ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है। फिरोज शाह तुगलक जो कि
नहरों का निर्माण सबसे ज्यादा, सबसे अधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक अपने राज्य में 24 कर, उस समय जो कि 24 कर लगाए जाते थे, 24 कर के जगह पे 4 कर, 24 कर को समाप्त कर 4 कर को मान्यता दिया, जिसमें खराज जो लगान के लिए होता था, वही खुमस जो युद्ध में लूटा गया धन होता था, वही जजिया जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, वही जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। वही फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर शुरू किया, लागू किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक एक नया कर, सिंचाई कर शुरू करता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण करता है, इसलिए उसने सिंचाई कर शुरू किया, जो कि उपज के 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक जौनपुर अपने भाई जुना खान यानी कि मोहम्मद तुगलक जुना खान के याद में जौनपुर नगर बसाता है। वहीं फिरोजाबाद भी उसने बसाया। फिरोज तुगलक एक नया विभाग दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना करता है, जो मुस्लिम गरीब महिलाओं और विधवा महिलाओं इस लोग के लिए खैरात यानी कि दान देता था। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास होते थे, उसी के लिए दासों के लिए रखरखाव के लिए दीवान बंदगान विभाग की स्थापना किया गया। फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या करीब 1,80,000 करीब हुआ करता था। वहीं फिरोज शाह तुगलक सैन्य पदों को वंशानुगत कर देता है। वहीं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा जो फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम शासक, फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक वंश का अंतिम शासक नजुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, जिसके समय में उसका राज्य के क्षेत्रफल दिल्ली से पालम तक होता है। पालम जो कि दिल्ली में ही एक जगह है, इसलिए दिल्ली से पालम तक ही उसका राज्य का क्षेत्रफल हो जाता है। वहीं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में तैमूरलंग 1398 में दिल्ली पे धावा बोलता है और दिल्ली में कत्लेआम और लूट करता है। वहीं नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही मलिक सरवर ने जौनपुर नगर को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। बच्चों हमने पढ़ा तुगलक वंश। आप लोग इसमें देखेंगे कि तुगलक वंश से क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, यानी गयासुद्दीन नहरों का सर्वप्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक करवाता है। वहीं सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया जाता है। वहीं सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया, तो वह मोहम्मद बिन तुगलक चलाता है। स्वप्नशील, पागल, रफ पिपासो मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और उसका बुक का नाम रेहला है। और वहीं इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। दोस्तों हमने पढ़ा तुगलक काल। अब हम तो तुगलक काल पढ़ता है यहीं तक। अब बच्चों हम पढ़ते हैं। जय बच्चों, जय हिंद। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप मेरे विद्यापुंज एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अधिक से नोट्स भी लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, विद्यापुंज एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन हम आपके अपने चैनल में जरूर डाल देंगे। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों।